नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देश भर में मनाई जा रही है बकरीद। बता दें पूरे देश भर में आज बकरीद यानी ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ईद उल अजहा भाईचारे और प्रेम का त्योहार है। सभी लोग सामाजिक सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं, ये हमें प्रेरणा देता है। लखनऊ में पुलिस कई दिन से बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर है। आज सुबह पुराने शहर में 27 जगह वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक दिन पहले ही लोगों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान दे दिया था कि कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए नमाज स्थल से लेकर आसपास सुरक्षा के खासा बंदोबस्त किए गए हैं। लगातार पीस कमेटी की बैठकें त्योहार प्रेम और शांति से मनाने की अपील की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में आगामी बकरीद त्योहार को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश त्योहार के दौरान शांति, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से दिए गए हैं। डीजीपी ने सभी जिलों में संवेदनशील इलाकों और हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां पुलिस बल, पीएसी और होमगार्ड्स की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थलों और उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी गश्त के आदेश भी जारी किए गए हैं। राज्य पुलिस प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुर्बानी के दौरान किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है। स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में सतर्कता बरतने और निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों को यह निर्देश दिया है कि कुर्बानी के बाद बचने वाले अवशेषों का समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे साफ सफाई बनी रहे और किसी भी तरह की संवेदनशीलता को ठेस न पहुंचे। बताते चलें पूरे देश भर में आज बकरीद यानी ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ईद उल अजहा भाईचारे और प्रेम का त्योहार है। सभी लोग सामाजिक सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं, ये हमें प्रेरणा देता है। लखनऊ में पुलिस कई दिन से बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर है। आज सुबह से पुराने शहर में 27 जगह वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक दिन पहले ही लोगों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान दे दिया गया था, कोई दिक्कत ना हो इसके लिए नमाज स्थल से लेकर आसपास सुरक्षा के खासा बंदोबस्त किए गए हैं। लगातार पीस कमेटी की बैठकें कर त्योहार प्रेम और शांति से मनाने की अपील की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में आगामी बकरीद त्योहार को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। बताते चलें कि डीजीपी ने सभी जिलों में संवेदनशील इलाकों और हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां पुलिस बल, पीएसी और होमगार्ड्स की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थलों और उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी गश्त के आदेश भी जारी किए गए हैं। राज्य पुलिस प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुर्बानी के दौरान किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है। स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में सतर्कता बरतने और निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बताते चलें कि डीजीपी ने सभी जिलों में संवेदनशील इलाकों और हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां पुलिस बल, पीएसी और होमगार्ड्स की पर्याप्त तैनाती सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थलों और उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी गश्त के आदेश भी जारी किए गए हैं। राज्य पुलिस प्रमुख ने यह स्पष्ट किया है कि कुर्बानी के दौरान कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है। स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में सतर्कता बरतने और निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ में पुलिस कई दिन से बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर है। आज सुबह से पुराने शहर में 27 जगह वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक दिन पहले ही लोगों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान दे दिया था, कोई दिक्कत ना हो इसके लिए नमाज स्थल से लेकर आसपास सुरक्षा के खासा बंदोबस्त किए गए हैं। लगातार पीस कमेटी की बैठकें
त्योहार प्रेम और शांति से मनाने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी बकरीद त्योहार को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। बताते चलें, उत्तर प्रदेश में आगामी बकरीद त्योहार को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश त्योहार के दौरान शांति, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से दिए गए हैं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमसे जुड़े हुए हैं, साथ ही चरण सिंह भी हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे देश भर में ईद का कैसा उत्साह है। ये तो हो ही रहा है, ऐसे ही रह रहा है। हेलो। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद सिंह और चरण सिंह जुड़ चुके हैं। आपसे जानेंगे देश भर में ईद का कैसा उत्साह रहा है। आनंद जी, क्या जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, हाँ देखिए, राजधानी लखनऊ में बकरीद का जो त्योहार है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। अगर व्यवस्थाओं की बात कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर कुछ दिन पहले एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि किसी तरह का जो व्यवधान नहीं आना चाहिए कार्यक्रम में। जो भी बकरीद का त्योहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, इसके सारे प्रबंध किए जाए। हालांकि साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा था कि किसी तरह की कोई नई परंपरा न डाली जाए, किसी तरह की अराजकता को कोई स्थान न दिया जाए और जो जो जगह चिन्हित है वहीं पर नमाज हो और जो बलि दी जाती है, जो आप कह सकते हैं कि जो लोग बकरीद मनाते हैं, उनके लिए भी तय कर दिया गया था कि किसी तरह की कोई अराजकता ना फैलने पाए। आज जो साफ देखने को मिल रहा है, न सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जा रही है, बल्कि जो परंपराएं जो स्थापित की गई, पूरा पुलिस बल मौजूद है, पीएससी की कंपनियां मौजूद हैं, भारी संख्या में, हजारों की संख्या में पुलिस बल मौजूद है और जहां जहां संवेदनशील स्थान है वहां पर मुख्य रूप से तैनाती की गई है। चाहे ड्रोन की बात हो, चाहे पैदल फोर्स हो, हर जगह पर वो पूरी तरह से तैनात और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से राजधानी लखनऊ में बकरीद मनाई जा रही है। जो सबसे खास बात है कि ये ऐसा त्योहार है जिसमें जो पार्टियां, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, उनके भी बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होते रहे हैं और इस बार भी कहा जा रहा है कि बीजेपी से और समाजवादी पार्टी तमाम जो दूसरे दल है उसके बड़े नेता इस बार भी शामिल हो सकते हैं बकरीद की खुशी में। जी, सरकार और नगर निगम में सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसा मुझे लगता है कि सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, पीएससी को तैनात किया गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो संवेदनशील स्थान है उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश था कि किसी तरह की कोई अराजकता का स्थान यहाँ पर नहीं है और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जाए। इसको लेकर जो इंतजाम किए जा सकते हैं सभी प्रशासन ने किए हैं और अब तक जब हम मुखातिब है आपसे, तो इस समय तक शांतिपूर्ण तरीके से ये बकरीद का त्योहार संपन्न हो रहा है। लोग जगह जगह पे नमाज अदा कर रहे हैं, जहाँ पर उनको स्थान चिन्हित किए गए, चाहे टीले वाली मस्जिद हो चाहे आसकी मस्जिद हो, हर जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जा रहा है और जैसा कि सरकार चाह रही है, जैसा सरकार शांतिपूर्ण तरीके से जिसमें व्यवस्थाएं की गई हैं, उस परंपरा का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं, चरण सिंह आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, जनपद संबल की बात करें तो यहाँ पर सख्त निर्देश कर दिए गए हैं कि यहाँ पर जो है 163 धारा पहले से लागू है। साथ ही उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है 900 लोगों को अभी जो है पाबंद भी किया गया है और साथ ही 5 जोनल जो है मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। साथ ही 15 जो है मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और 42 सब जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। साथ ही जो अधिकारी हैं वो भी हिम्मत सीट रहेंगे और लगातार यहाँ पर जिला प्रशासन बनाए हुए हैं और यहाँ पर ऐसा जो है कोई व्यक्ति या कोई असामाजिक तत्व ऐसा कोई क्षेत्र में जो लोगों को हानि निगाह बनाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो है 19 जगह पर कुर्बानी है
अगर कोई व्यक्ति जो प्रतिबंधित पशु है उनकी कुर्बानी देता है या फिर जो है वीडियो या फोटो कुर्बानी की अपलोड करता है सोशल मीडिया पर, तो उसके सख्त जो है जिला प्रशासन यानी पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर पुलिस जो है निगाह बनाए हुए है। तो इस तरह से आज ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ जो है मनाए जा रहे हैं लोग। आज लगभग जो है सब लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी नमाज अदा की और इसके बाद लोगों ने जो है अपना जो है त्योहार जो है मनाना शुरू कर दिया। साथ ही हर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद चरण सिंह और आनंद सिंह हमें यह जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, दिल्ली की सीएम को धमकी मिली। बताते चलें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस के हत्थे धमकी देने वाला चढ़ गया है। दिल्ली पुलिस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजियाबाद से धमकी देने वाले आरोपी को पकड़ा है। पता चला है कि आरोपी ने शराब के नशे में कॉल किया था। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शुक्रवार को ही जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गाजियाबाद पुलिस ने एक अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि गुरुवार रात 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक अज्ञात कॉलर ने यह धमकी दी। धमकी भरा कॉल करने के तुरंत बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। गाजियाबाद पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के अनुसार कॉल के तुरंत बाद फोन बंद हो गया और अब तक चालू नहीं हुआ है। गाजियाबाद पुलिस की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन सेल ने दिल्ली पुलिस को इस धमकी की सूचना दी। जांच में सामने आया कि जिस सिम से धमकी दी गई है उसके मालिक की पहचान कर ली गई है और इसमें टेलीकॉम कंपनी की मदद ली गई है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए राजीव मिश्रा हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे कि सीएम रेखा को धमकी देने वाला कौन था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से गाजियाबाद के टेलीकॉम सेंटर से दिल्ली के मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है, वो एरिया जो है पुलिस ने ट्रेस किया है और वो एरिया गाजियाबाद की जो कोतवाली क्षेत्र है उसका बताया जा रहा है। हालांकि ये जो 112 पर ये धमकी दी गई और 112 पर ये धमकी रात करीब 11 बजे के आसपास दी गई थी। तभी से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई और उन्होंने तुरंत इस कॉल को ट्रेस करना शुरू किया। तो पता चला कि गाजियाबाद के जो कोतवाली जो क्षेत्र है वहां का ये जो कॉलर था वो वहां उस क्षेत्र से ये कॉल की गई थी और उसी के बाद से लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां उस क्षेत्र में अपना डेरा जमाए हुए हैं और जो कॉलर है उसकी तलाश कर रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमें यह जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव बाल बाल बचे हैं। बताते चले हाजीपुर में एक सड़क हादसे में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बाल बाल बच गए। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर गैरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोड़िया पुल के निकट पिछली रात्रि अनियंत्रित ट्रक ने नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव के काफिले में शामिल वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें स्क्वाड में शामिल सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर घायल हो गए। सभी को तेजस्वी प्रसाद यादव खुद इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने घायल का इलाज किया। घायलों की पहचान रामनाथ यादव, ललन कुमार और धर्मवीर कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने पटेड़ा टोल प्लाजा के निकट से ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं चालक को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। सदर अस्पताल में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग सुबह 10 बजे से मधेपुरा कार्यक्रम के लिए गए थे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद वापस लौट रहे थे, चाय पीने के लिए रुके। इसी के दौरान एक ट्रक ने अनबैलेंस होकर ठीक उनके सामने 2-3 वाहनों में टक्कर मार दी। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद दानिश हमसे जुड़ चुके हैं। आपसे जानेंगे तेजस्वी यादव को टक्कर कब मारी गई। जी सपना, देखिए ये करीबन 2 बजे रात की घटना है, जहां तेजस्वी यादव मधेपुरा से एक सभा कार्यक्रम करके वो लौटे थे पटना और उसी बीच जो है वो चाय पीने के लिए हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में जो गरोल चौक है वहां पर वो रुके थे। उसी में एक ओवर स्पीड ट्रक जो है पीछे से आके उनके काफिले को टक्कर मारी, जहां तेजस्वी यादव ने खुद अपने मुंह से बताया कि उनके और ट्रक की जो दूरी थी वो 5 फीट की थी। अगर थोड़ा सा बैलेंस इधर जाता तो उनको भी ये घटना में उनको भी चोट आ सकती थी। यहाँ तक कि है कि 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए, जिसमें एक दरोगा भी शामिल है। उन सब की इलाज हो गया और अभी वो लोग खतरे से बाहर है और उन सबको पटना भेज दिया गया है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद दानिश हमें यह जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बड़ा हादसा होने से टल गया। भारतीय सेना के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। यह घटना थाना चिल्काना क्षेत्र के यमुना तटवर्ती गांव जोदेबांस में हुई, जहां हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित लैंडिंग की। दरअसल हेलीकॉप्टर ने सरसावा एयरबेस से रूटीन अभ्यास उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान तकनीकी गड़बड़ी आने पर दोनों पायलटों ने प्रोफेशनल निर्णय लेते हुए खेतों में नियंत्रित लैंडिंग की। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही खेतों में उतरा, स्थानीय ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, लेकिन सेना और पुलिस ने सुरक्षा कारणों से भीड़ को नियंत्रित किया। कुछ ग्रामीणों ने वीडियो और तस्वीरें लेने की कोशिश की, जिन्हें बाद में पुलिस ने हटवाया। सूचना मिलते ही एसीपी देहात सागर जैन, सेना और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सेना की तकनीकी टीम ने तुरंत हेलीकॉप्टर की गहन जांच शुरू की और उस तकनीकी समस्या की पहचान कर उसे दुरुस्त किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने राज्य में माओवादी विरोधी अभियानों में मिली हालिया सफलताओं और बस्तर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि राज्य की नई रणनीति और केंद्र के निरंतर समर्थन से नक्सल विरोधी अभियान निर्णायक चरण में पहुंच गया है। पिछले 1.5 साल से चलाए गए सघन अभियानों से महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं, जिसमें 1428 माओवादियों का आत्मसमर्पण भी शामिल है, जो पिछले 5 सालों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने राज्य में माओवाद विरोधी अभियानों में मिली हालिया सफलताओं और बस्तर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि राज्य की नई रणनीति और केंद्र के निरंतर समर्थन से नक्सल विरोधी अभियान निर्णायक चरण में पहुंच गया है। पिछले 1.5 साल से चलाए गए सघन अभियानों से महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं, जिसमें 1428 माओवादियों का आत्मसमर्पण भी शामिल है, जो पिछले 5 सालों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड पीयूष मिश्रा हमसे जुड़ चुके हैं। आपसे जानेंगे, नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, तो आगे क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, मेन फोकस था बस्तर, जिसको नक्सलवाद के नाम से पूरी दुनिया जानती है। वहां शांति स्थापित करना मेन उद्देश्य था ट्रिपल इंजन की सरकार का, और विष्णुदेव के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में ये कार्य बहुत अच्छी तरीके से यहाँ हो रहा है। आज नक्सलवाद तकरीबन पूर्ण रूप से वहाँ 90% समाप्त हो चुका है। जो नक्सली थे वो समर्पण कर रहे हैं, घेर के मारा भी जा रहा है। जो मुख्यधारा में नहीं आना चाहते थे और जो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उनको मारा भी जा रहा है। लगातार जो 1.5 साल का अगर पूरा रोड मैप देखा जाए तो 1.5 साल में 1000 से ज्यादा आत्मसमर्पण है और वहीं 700 से ज्यादा इनकाउंटर में मारे गए हैं नक्सली। तो वो सब रणनीति को विष्णुदेव ने वहां पे अमित शाह के सामने रखा है, क्योंकि 31 मार्च 2026 का जो डेडलाइन अमित शाह के द्वारा दी गई थी, उसके तहत ये पूरी कार्य योजना को जो अंजाम दिया जा रहा है उसकी पूरी समीक्षा बैठक की गई है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा ये बताया गया है कि अब विकास की धारा वहां पे निरंतर बह रही है। वहां 600 से ज्यादा मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं ताकि संचार क्रांति बस्तर में हो सके। बस्तर में युवा डिजिटल क्रांति की ओर आए और डिजिटलीकरण से वो अपने आप को विकसित करें और बस्तर में शांति स्थापित हो। सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष हमें यह जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। बताते चलें, शुक्रवार को कोरोना वायरस के इस सीजन के सबसे अधिक मामले सामने आए। एक ही दिन में 7 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। शुक्रवार को सामने आए कोरोना के 7 मरीजों में 3 ऐसे हैं जो 4 धाम और वैष्णो देवी की यात्रा
करके लौटे थे। जानकारी के मुताबिक देहरादून के रायपुर क्षेत्र में सामने आया कोरोना का मरीज जो हाल ही में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करके लौटा था। सहसपुर निवासी मरीज केदारनाथ धाम से वापस आया था। इन मरीजों में कोरोना के लक्षण मिलने पर RT-PCR जांच कराई गई थी। इसके अलावा चक्राता रोड निवासी एक मरीज 25 मई को वैष्णो देवी से वापस आया था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उधर 4 अन्य मरीज भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े हुए हैं योगेश सेमवाल। आपसे जानेंगे कि यात्रा अब रुक जाएगी या फिर क्या व्यवस्था की जाएगी? नहीं, फिलहाल यात्रा बिल्कुल जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलती रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कुछ मरीज मिल गए हैं तो उसकी वजह से यात्रा को जो है वो बंद कर दिया जाए। फिलहाल ये है कि पूरे व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोडल अधिकारी जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। बेड तैयार किए गए हैं। प्रदेश में एम्स में बेड तैयार किए गए हैं। जो अलग हॉस्पिटल्स हैं, जिला अस्पताल, उनमें जो है बेड तैयार किए गए हैं। कहा जा रहा है कि सबकी जो है वो टेस्टिंग की जाए। थोड़ा भी किसी को ऐसा नजर आ रहा है कि इसमें लक्षण मिल सकते हैं, उस व्यक्ति की RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। और किसी भी तरह से हल्के में इसको छोड़ने में सरकार नजर नहीं आ रही है कि किसी भी तरह से हल्के में इसको छोड़ा जाए। फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरह से ये मरीज मिले हैं, इन मरीजों का उपचार चल रहा है और शासन प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश हमें जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।